IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये उसी का आगे का पार्ट है। इसके पहले मैंने 3-4 पार्ट में अलग अलग करा दिया है, तो जा करके उसको आप प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा। और जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन अभी तक आए हैं और हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत जरूरी है। उसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आधुनिक भारतीय इतिहास को चैप्टर वाइज देखेंगे, जिससे अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर है आपका बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके प्रमुख नेता अगर कहा जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और पूरे भारत में धीरे धीरे ये आंदोलन फैल गया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों ने आंदोलन किया था उनको भी जान लेना है और साथ में बंगाल विभाजन के और स्वदेशी आंदोलन से बीपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं उनको देख लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये लाइन किसने कही थी बंगाल विभाजन के समय में, क्योंकि कोई भी जब घटना होती है तो जो नेता उसके बारे में जो भी कहे होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विषय में ये किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो उसके प्रमुख नेता यही थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लाइन है विभाजन के ऊपर जो है किसने कहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप दूसरा क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। यहाँ इस क्वेश्चन को लेकर के बीपीएससी ने ऐसा ऑप्शन दिया है कि लोगों को कंफ्यूज हो जाए। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई को हुई थी 1905 को। इसका आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ 16 अक्टूबर दिया हुआ है। बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई है वो 16 जो है अक्टूबर को नहीं हुई है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ है, अर्थात बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। तो लागू होने का पूछेंगे तब तो 16 अक्टूबर होगा, लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 जुलाई होगा। ये दोनों डेट आपको बंगाल विभाजन के संदर्भ में याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इस दिन घोषणा हुई थी और इस दिन वो लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। देखो क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपसे बताया। दोनों तरह क्वेश्चन पूछा गया, घोषणा कब हुई है और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो ऐसे डेट को थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से आया हुआ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो उन डेट पर और जो डाउट वाले हो, जहां कंफ्यूजन वाले डेट हो, उनको विशेष रूप से उस डाउट को क्लियर करने की जरूरत होती है और विशेष रूप से उस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। तो बंगाल विभाजन में ये क्वेश्चन जब आया था कई बच्चों का गलत हो गया था। तो प्रभावी अलग होता है और लागू होना अलग होता है, ये दोनों याद रखिएगा। घोषणा अलग है और लागू होना अलग है, गलती मत करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर को हुआ है 1905 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, पहला ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, नहीं होगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कितने आए हैं जानना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को व्यापक स्तर पर पहली बार कब अपनाया गया था, तो याद रखना बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय ही जब स्वदेशी आंदोलन लाया गया
तो याद रखिएगा, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और बहिष्कार को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि स्वदेशी और बहिष्कार मुख्य रूप से आंदोलन के हिस्सा थे, कार्यक्रम थे। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में जो है स्वदेशी और बहिष्कार कब हुआ था? ध्यान ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन को ऊपर नीचे करके पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन को शॉर्ट फॉर्म में बंग भंग कहा जाता है। तो बंग भंग के समय में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब आप देखिए कि एक ही टॉपिक से कितने तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, तो हमें ऐसे ही इसको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल का एकीकरण जब 1911 में हुआ था, उस समय बंगाल का विभाजन मतलब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो उत्थान हुआ था वो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, तो यही वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया था? बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो ऊपर मैंने यही बताया था, बंगाल विभाजन रद्द या बंगाल का एकीकरण कह सकते हैं। तो ये कब हुआ था? तो याद रखना, ये 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। 1911 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके ऊपर कि बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया? तो 1911 में। कहा जाता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया और हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल का एकीकरण कर दिया गया। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही पूछा है कि बंगाल का विभाजन दोबारा हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, दोबारा हुआ है। कैसे दोबारा हुआ है? याद रखिएगा, जब 1905 में बंगाल था, ध्यान समझिएगा, 1905 में जब बंगाल था तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया ऐसे, एक आपका था पश्चिमी बंगाल, ध्यान समझिएगा, और एक आपका था पूर्वी बंगाल। और जो पश्चिमी बंगाल था उसकी राजधानी कलकत्ता थी और जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी ढाका थी। पश्चिमी बंगाल में कहा जाए तो इसमें बिहार था, इसमें उड़ीसा था, इसमें आज का झारखंड था और आज का पश्चिम बंगाल था। और जो पूर्वी बंगाल था इसमें असम और आपका वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र था। अब जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया तो बंगाल का एकीकरण नहीं किया गया, बंगाल को दोबारा विभाजित कर दिया गया। कैसे? तो पश्चिमी बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा नामक एक नया प्रांत बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा दोनों मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया 1911 में। तो कह सकते हैं कि इस बंगाल से दोबारा विभाजन करके उड़ीसा और बिहार को निकाल दिया गया। तो एकीकरण कहाँ हुआ, ये रद्द कहाँ हुआ? ये तो क्या हो गया, दोबारा विभाजन हो गया ना बंगाल का। और बिहार उड़ीसा उसी समय एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए और बिहार और उड़ीसा एक साथ मिलकर के राज्य का निर्माण किए थे। और 1935 के अधिनियम के द्वारा बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो बिहार अलग हुआ कब उड़ीसा से, या उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 35 के अधिनियम द्वारा किया गया। लेकिन बंगाल से बिहार उड़ीसा एक साथ एक राज्य के रूप में अलग कब हुए थे? तो याद रखना 1911 में। तो बंगाल का दोबारा विभाजन हो गया, एक बार यहाँ किया गया 5 में और फिर जो है 1911 में बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो बीपीएससी ने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है तो कि दोबारा विभाजित कब हुआ? 1911 में। तो जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। मुझे तब लगता है कि हम किताब में तो ये पढ़े हैं कि बंगाल का एकीकरण हुआ था 11 में, दोबारा विभाजित कब हुआ था? अब इसी ऑप्शन में हम खोजना शुरू करते हैं
और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को काट देते हैं या गलत करके चले आते हैं। जब बाद में आते तब एहसास होता है कि डीपली नहीं पढ़े थे, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, या बाद में आके बहुत पछतावा होता है। तो इस तरह की चीजों को समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था, उसी को कहा गया। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का एकीकरण नाम देते हैं, लेकिन वो विभाजित किया गया दोबारा बिहार और उड़ीसा के रूप में बंगाल से, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के सारे क्लास के वीडियो सब कुछ आपको जो है, हमारा जो बैच शुरू हुआ है समाधान बैच बीपीएससी का, उसे मैंने ये सब चीजें बताई हैं। टॉपिक वाइज सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, और प्री और मेंस दोनों का जो है ये कोर्स मैंने शुरू किया है। तो आप, कम फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी क्लास की मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन जब हुआ उसके बाद 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। फिर 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। और सूरत अधिवेशन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। तो इन तीनों अधिवेशनों का महत्व है, क्योंकि उग्रवादी और उदारवादी दो अलग अलग धाराओं में बंटना शुरू हो गए थे 1905 बनारस अधिवेशन से। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक से आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी ने ही कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किया था। और दादा भाई नेहरूजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार अध्यक्ष रहे हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, एक बार 1886 में कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे, और एक बार 1893 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। ये बात याद रखिएगा। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, इसी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज के प्रस्ताव को पास किया था। स्वराज के प्रस्ताव को रखा गया था पहली बार बनारस अधिवेशन में, लेकिन पास नहीं हो पाया। और फिर वो पास कब हुआ? जाकर के कलकत्ता अधिवेशन में, जब दादा भाई नेहरूजी थे। तो 1906 से लेकर के कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज ही था। कब तक? 1928 तक। और 1929 के लाहौर अधिवेशन से, जब नेहरू जी अध्यक्ष थे उसके, और तब से लेकर के देश की आजादी तक कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डीपली जब तक इनको हम नहीं पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा गया है। दादा भाई नेहरूजी, क्योंकि अध्यक्ष यही थे, और इन्होंने स्वराज का झंडा नहीं फहराया, स्वराज के प्रस्ताव को पास किया, तो उसको एक क्वेश्चन के रूप में कह दिया झंडा फहराया। झंडा नहीं फहराया गया, कह सकते हैं कि स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो स्वशासन या स्वराज का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसका क्या उद्देश्य था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा है, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, गलत हो जाएगा। सुशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो सुशासन सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन यहां से आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, और उसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया, वहां से जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, 2-4 क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ये ढाका के नवाब थे। और जब स्थापना इसकी हुई थी तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ढाका के नवाब थे, इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, और इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत
स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? इसको कब स्वीकार किया था? 1913 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो उसका उद्देश्य स्वराज नहीं था, उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और कांग्रेस से दूर रहना और मुसलमानों को कांग्रेस की ओर न जाने देना और मुसलमानों में राजनीतिक चेतना फैलाना। इस उद्देश्य के साथ मुस्लिम लीग आगे बढ़ी और ब्रिटिश सरकार का विरोध बिल्कुल नहीं करना था, ये बात इसमें इसके उद्देश्यों में शामिल था। लेकिन 1913 में साम्राज्यवाद के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य अचानक कैसे इनके अंदर आ गया, जबकि स्वशासन उद्देश्य, स्वराज्य उद्देश्य तो मुस्लिम लीग का नहीं था, यह था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग ने भी स्वशासन को अपनाया 1913 में। तो क्यों अपनाया? जो व्यक्ति, जो पार्टी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई हो, माले मिंटो उसमें जो है मुख्य सहयोगी रहे हो और ढाका के नवाब को बाकायदे जो है प्रोत्साहन देकर के पार्टी स्थापित की गई और 9 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया और वही मुस्लिम लीग अचानक अंग्रेजों की विरोधी क्यों हो जाती है? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध की आहट शुरू होती है तो तुर्की के जो सुल्तान थे वो पूरे इस्लाम जगत के खलीफा थे और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो है क्योंकि हम आक्रमण करेंगे, तो आश्वासन दिया था भारत के मुसलमानों को कि तुर्की के खलीफा के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही तुर्की पर आक्रमण हुआ वैसे भारत के मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और 1913 से ही, याद रखिएगा, स्वराज को अपने उद्देश्य में रख लिया और कहा कि हम भी कांग्रेस के साथ स्वराज को पाने का लक्ष्य रखते हैं। और लखनऊ में 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहीं पर लखनऊ समझौता हुआ और लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन साथ साथ होता है, तो वो एकता बनी रही और उसी का परिणाम था आगे चल के खिलाफत और खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन, जो गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? तो मुस्लिम लीग का जो नियमित अधिवेशन था वो 1907 से कराची अधिवेशन से शुरू हुआ था, जो इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कराची अधिवेशन में से वही नियमित अधिवेशन शुरू हुए थे। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे नियमित, हर साल होते थे, वैसे मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन हर साल होते थे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन को ज्यादा हाईलाइट रूप से हम जानते हैं क्योंकि उसने जो काम किया था देश की आजादी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? 1906 में शिमला, उस समय भारत की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला होती थी। तो उस समय जो है, याद रखिएगा, मिंटो भारत के वायसराय थे, तो वहां एक मुसलमानों का शिष्टमंडल गया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग करने के लिए गया था, ये बात याद रखिएगा। और इन्हीं मिंटो के सहयोग से याद है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में की गई, इन्हीं का प्रोत्साहन था। और 9 के जो एक्ट में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रस्ताव भी दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार याद रखना 1909 में लाया गया था। इसे याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। इसी अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जो है व्यवस्था दी गई थी, किया गया था। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत विभाजन को जिम्मेदार माले मिंटो सुधार को ही माना था। आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि यहीं से सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए थे वो आगे चल के पाकिस्तान के रूप में काटे गए थे। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान विभाजन को राजेंद्र प्रसाद ने जिम्मेदार माले मिंटो सुधार को ही माना है, क्योंकि सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया बीपीएससी में इस टॉपिक से? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कर दिया था? आरंभ किया गया है, याद रखिएगा, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 में केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आता है तो वहां विस्तार कर दिया गया, मुसलमानों के अलावा सिखों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को और ईसाइयों को भी दे दिया गया।
ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी को माले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें याद रखना, जो माले हैं ये भारत सचिव हैं और जो मिंटो हैं ये भारत के वायसराय हैं। याद रखिएगा, दोनों को मिला करके इसे माले मिंटो सुधार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो भारत में दिल्ली दरबार का इतिहास में दिल्ली दरबार का जो आयोजन भारत में हुआ है, भारत के इतिहास में हुआ है, वो 3 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं लिस्ट में लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि भारत में कब कब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। तो 1877 में पहली बार लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। तीनों जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और राजधानी परिवर्तन किया गया। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब बदली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया था। तो कब किया था, 1912 में किया था, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। अब विभाजन और दिल्ली राजधानी 1912 में बनाई गई थी 1 अप्रैल को। तो मूर्ख दिवस के दिन राजधानी बनाया और तब से मूर्ख बना रहे हैं भारत के नेता भारतीय जनता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है ये हुआ था 1916 में और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन कई चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में याद रखिएगा, चंपारण का प्रस्ताव ब्रज किशोर ने रखा था, उस पर चर्चा हुई थी, उस समस्याओं को सुना गया था। कहां पर, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए। एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से और तिलक और जिन्ना के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ और समझौता ये हुआ था कि हम एक दूसरे के जो है छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करेंगे और हम आपके पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे, कांग्रेस ने कहा। और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपके स्वराज को स्वीकार कर लेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में मिलकर के साथ लड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लखनऊ समझौता उसी को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे हम जो है हमारे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। देखो क्वेश्चन वही आ गया, याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल चंपारण के जो नेता थे वो गए भी थे और महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और आकर के नील के किसानों की दुर्दशा को समझिए, नील बगान मालिक किस तरह से शोषण कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब मैं कलकत्ता से मतलब भारत के भ्रमण पर निकलूंगा तो उसमें मैं चंपारण को शामिल कर लूंगा। और उसी समय महात्मा गांधी, एक कहानी बता देता हूं, यह महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र में साफ साफ लिखा भी है। आप जरा लिस्ट को देखिएगा। उस महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे न तो चंपारण के बारे में पता था और ना ही नील की खेती के बारे में मुझे पता था। राजकुमार शुक्ल ने जब मुझे लखनऊ में बताया तो मैंने उनसे कहा कि ब्रज किशोर ने आज, याद रखिएगा इसका जो आंसर है याद रखना वो क्या हो जाएगा, ब्रज किशोर होगा। तो ब्रज किशोर ने जो है हमें बताया है और इसका जो है बारे में चर्चा हो चुकी है लखनऊ अधिवेशन में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना है चंपारण। और आगे आगे महात्मा गांधी पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल चल रहे थे। महात्मा गांधी को दोबारा उन्होंने कहा कि आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार बता चुका हूं कि जब मैं भारत का भ्रमण करूंगा तो उसमें शामिल कर लूंगा। तो आप समझो कि न तो नील के बारे में महात्मा गांधी को पता था और न नील की खेती के बारे में। महात्मा गांधी स्वयं लिखा है, जो ये यहाँ पे मैंने लगाया है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो रोक करके। तो लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को तो राजकुमार शुक्ल ने लिख के ले गए थे, लेकिन वहां अंदर ब्रज किशोर ने रखा था।
तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रज किशोर ने ये बात उठा दिया है, और लेकिन ये बात गांधी को नहीं पता था कि प्रस्ताव यही लेके आए हैं। तो जब मिले तब मालूम चला, तो निमंत्रण इन्होंने ही दिया था चंपारण आने का। ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय रहा है? तो याद रखना कब रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो यहाँ ऑप्शन है इसमें कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में चंपारण विषय पर चर्चा की गई थी। इसका जो आंसर है ई हो जाएगा। यहाँ अगर लखनऊ अधिवेशन 1916 होता तब आंसर होता। अभी ऊपर मैंने आपको बताया अभी पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका हस्ताक्षर 1916 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। होम रूल आंदोलन याद रखिएगा एनी बेसेंट ने भी चलाया था, और होम रूल आंदोलन तिलक ने भी चलाया था। तिलक का होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ था, और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले तिलक ने स्थापित किया था होम रूल। होम रूल का मतलब होता है स्वयं का शासन, स्वशासन होता है। स्वशासन की प्राप्ति करने के लिए इसको किया गया था। होम रूल आंदोलन याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो उसका विस्तार सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो एनी बेसेंट का था, और बिहार में भी इन्हीं का प्रभाव था। ये भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट का ही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, आपका टीएस जो है अल्काट। अल्काट का नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि अल्काट ने याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, जबकि एम सुब्रमण्यम अय्यर याद रखिएगा ये एनी बेसेंट के साथ सहयोगी थे, उनके साथ असहयोग आंदोलन, वो क्या कहते हैं, होम रूल आंदोलन में काम कर रहे थे। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी रणनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? याद रखिएगा किस पूछा गया, होम रूल्स जो समर्थक थे अपने किस रणनीतिक शक्ति में पहली बार सफलतापूर्वक जो है काम किया था? तो कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पर बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, और इन लोगों ने जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का जो है घोतक था, क्योंकि इसे देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना था, सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और गांधी जी और उनके जो आरंभिक आंदोलन हुए थे उनको देख लेते हैं कि उनके जो है कौन कौन से आंदोलन इस समय हुए थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने जो पूछा है इसको हम लोग शुरू करते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि 1919 से लेकर के और 1947 तक के कार्यकाल को गांधी युग भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा जो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण था वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक था। इसे उदारवादी चरण भी कहा जाता है। और दूसरा 1905 से लेकर के और 1919 तक का जो चरण था इसे उग्रवादी चरण कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है। तो पहला चरण ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। इसी को गांधी इरा कहते हैं, गांधी युग कहा जाता है। तीसरे चरण में इसी चरण में गांधी एक्टिव ज्यादा थे आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी और उनके आरंभिक आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में उसको भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? पूछा गया कि किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था। तो याद रखना सामल दास कॉलेज भावनगर में अपनी पढ़ाई किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्हीं की सलाह पर इन्होंने कहा था कि आप पूरे, जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त की है, अगर भारत में सफलता प्राप्त करना है तो आपको भारत में रह करके पहले भारत को जानना होगा और अपना मुंह बंद रख करके, कान खुले रख करके पहले पूरे भारत का भ्रमण करो। तो गोपाल कृष्ण गोखले के ही सलाह पर महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था और उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले लिखा ही नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय का जो प्रयोग है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु तो महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका मुकदमा जो है बुलाया गया था? तो याद रखना वो गुजरात के दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। कहां पर? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई आज की बात करें तो आज कोई अगर वकील या जज भारत के अंदर ही मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, भारत के बाहर न तो कोई जज और ना ही तो कोई वकील सुनवाई तो कर नहीं सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गुजरात के एक वकील महात्मा गांधी और गुजरात के व्यक्ति का मुकदमा लड़ने कहाँ गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने क्यों चले गए जबकि उद्देश्य दूसरा था? तो कारण यह था, अगर कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा, इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार बीपीएससी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा गया था। तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि उपनिवेश, ब्रिटिश जो उपनिवेश था, तो ब्रिटिश उपनिवेश भारत भी था और दक्षिण अफ्रीका भी था। दोनों पर याद रखिएगा, दोनों भारत के ब्रिटिश उपनिवेश थे और दोनों पर महारानी का अधिकार था। तो चाहे भारत हो और चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, दोनों ब्रिटिश के अंग माने जाएंगे, ब्रिटिश शासन के अंग थे। अब पूरे दुनिया में जहां जहां उपनिवेश था, जहां जहां पर महारानी का अधिकार था, जहां जहां पर इंग्लैंड का अधिकार था, महारानी का शासन चल रहा था, वो सब ब्रिटिश नागरिक कहलाते और हम भी ब्रिटिश नागरिक थे उस समय। तो इसलिए ब्रिटिश नागरिक होने के नाते महात्मा गांधी सुनवाई करने कहा गए दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के भी लोग ब्रिटिश नागरिक थे और भारत के लोग भी ब्रिटिश नागरिक थे। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, इसीलिए मुकम्मल लड़ने दक्षिण अफ्रीका माहात्मा गांधी गए थे। तो क्वेश्चन बीपीएससी इंटरव्यू में इस बार पूछा गया था एक बच्चे से कि आखिर कोई भी वकील या न्यायाधीश विदेश में सुनवाई कैसे कर सकता है? तो दक्षिण अफ्रीका था, तो महात्मा गांधी क्यों गए थे वहां, कारण बताइए। तो कारण यही था, उस बच्चे ने इसका जवाब नहीं दे पाया तो उसे सॉरी बोल दिया था। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वो चंपारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंपारण में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है, याद रखना, विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। और वहां पर जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे और जब चंपारण गए थे तो चंपारण में वहां के मजिस्ट्रेट ने, वहां के जो है जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि महात्मा गांधी को जिला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया कि हम जिला नहीं छोड़ेंगे और कानून का उल्लंघन करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में शुरू हुआ था। तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि बीपीएससी ने क्वेश्चन गलत पूछ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने 1930 पढ़ा है, तो सविनय अवज्ञा का मतलब अगर नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण में इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है नील, चंपारण में इंडिगो या नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो याद रखना राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन वही है, बार बार बीपीएससी ने पूछा है, क्योंकि चंपारण याद रखना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने जिसे अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो याद रखना किसने? राजकुमार शुक्ल। वही क्वेश्चन वही है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ इसका आंसर ई हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी जन नेता के रूप में उभरने लगे, और इन्होंने एक जो स्टार्टअप मिला वो जो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो चंपारण याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा भारत पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? चंपारण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? यहाँ राष्ट्रीय नेता पूछ दिया गया कि चंपारण के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बिहार के चंपारण नेता कौन थे, तब बताएंगे राजकुमार शुक्ल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? चंपारण जो हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, नगदी फसल। नगदी फसल मतलब नील, नील की खेती को लेकर के हुआ था, और नील की खेती एक नगदी फसल थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? देखना ये तिनकठिया जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा कि कितना क्वेश्चन चंपारण से पूछा गया है। अगला आपका, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अपनाना जो है अमानत के रूप में रखना होता था, अनिवार्य के रूप में? तो 3/20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? चंपारण आंदोलन के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। चंपारण में 1900 याद रखिएगा 17 में, खेड़ा में भी भाग लिया था 1918 में, बारदौली में भाग लिया था 1928 में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? चंपारण कृषि कमेटी 1918 में बनाई गई थी, जो याद रखेगा चंपारण समस्याओं को जांच करने के लिए, और महात्मा गांधी भी इसके मेंबर थे, याद रखिएगा। भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? जब चंपारण में आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी गई थी, और महात्मा गांधी को इसका मेंबर बनाया गया, और बाद में समिति ने ये जो है पता लगा लिया और बताया भी कि जो बढ़ी हुई रकम की मांग की जा रही है वो सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था।
रिसर्च किया था कि जो किसान ने आरोप लगाया है क्या वह सही है कि नहीं है, और तब जाकर के कदम उठाया था। तो महात्मा गांधी सीधे नहीं भिड़ गए थे, पहले जाकर के वहां पर पूरा सर्वे किया था, डाटा इकट्ठा किया था। इसका पूरा मैंने वीडियो बिहार स्पेशल वाले में क्लास में मैंने पूरा बताया है, आप लोगों को जाके उसको जरूर जरूर देखिएगा। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी 1918 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसी कहने पर बाद में जो है उस जो है बढ़ी हुई लगान को कम कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी के ऊपर अभियोग भी चलाया गया था, क्या है ना, 1917 में उनके ऊपर मुकदमा भी दायर किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार भी हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण का जो उदय होता है बिहार की राजनीति में, वो होता है खास करके जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, और बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तब होता है। तो इनका संबंध चंपारण से नहीं था, बाकी ये सब महात्मा गांधी के साथ गए भी थे वहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया इसमें नहीं थे। ये भी जो है बाद में जो है आते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चंपारण महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गया था, ये भी सब याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? अगर आप नील खेती नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक क्षतिपूर्ति के रूप में एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का लोकल नाम क्या था? तवान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ध्यान देना, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन चलाया गया था, कपड़ा मिल मजदूरों का, और वहां प्लेग बोनस को लेकर चलाया गया था। तो याद रखिएगा, वो औद्योगिक कर्मी थे। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये औद्योगिक जो है मजदूर थे, उनका आंदोलन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और पहली बार महात्मा गांधी यहीं पर आमरण अनशन पर बैठे थे, हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्ताक्षर किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अभी मैंने आपको बताया, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? इसमें ऐसा कौन है में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह में लिया था, खेड़ा में लिया था, असहयोग में लिया था, लेकिन वायकोम सत्याग्रह में डायरेक्ट भाग नहीं लिया था। ये मंदिर प्रवेश को लेकर के था, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, वहां की महारानी से बात किया था केरल में। वायकोम एक गांव था जहां पर मंदिर प्रवेश को लेकर के दलितों के साथ आंदोलन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन शामिल कहा जाए तो इनडायरेक्टली हुए थे, और समझाया था वहां की महारानी को, वहां के राज की जो है आप जो है वहां के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे? तो CF एंड्रूज थे। ये दिल्ली के स्टीफेन कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये गरीबों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें दीन बंधु की उपाधि दिया था, अर्थात गरीबों के मसीहा। गरीबों के लिए काम करने के लिए इन्हें दीन बंधु की उपाधि दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। CF एंड्रूज को जो है इन्होंने जो क्या उपाधि दिया था, और ये बहुत परम मित्र थे महात्मा गांधी के। ठीक है, अगला आपका है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था, हरिजन उत्थान के लिए। और हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने ही दलित वर्ग को दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में जब सेना की कमी हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप जो है सहयोग करिए। तो महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से सेना में भर्ती होने के लिए कहा था, और 1 लाख से ज्यादा लोग सेना में भर्ती भी हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार खुश होकर के उन्हें सार्जेंट की उपाधि दिया था। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दिया था। ये बात याद रखिएगा। बाद में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो सारी उपाधियां और सारे पद महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ये सारे पद लौटाए थे, ये भी याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक करते हैं। जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से देखिएगा। इसके आगे का वीडियो जो है, जो जो टॉपिक आगे बचे हैं उन सबको भी मैं करा दूंगा, जिससे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, उससे एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा जो बैच चल रहा है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे क्लास आपको मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। 749 रुपये में आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। और कहीं कोई डाउट होता है इस कोर्स को लेकर के तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।